स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट्रा में, जहाँ पे हम सिर्फ अकाउंट्स पढ़ते नहीं हैं, हम कंसेप्चुअली डीप बिल्कुल स्क्रैच से सीखते हैं और हम जीते हैं अकाउंट्स को रियल लाइफ से बिल्कुल मैच करके कि आपको रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होने वाली है सारी चीज़ें। और आज के हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, एबिटा एंड एबिट में डिफरेंस फाइंड आउट करने वाले हैं कि होता क्या है। आज के बाद आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इसका कॉन्सेप्ट समझने में कि भाई पी&एल स्टेटमेंट में ये कैसे कैसे आ रहे हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। आप दूसरों को ईजिली एक्सप्लेन कर पाओगे। इंटरव्यू हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, कहीं भी कॉन्फिडेंटली आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये जो मैं आपको लेफ़्ट साइड यहाँ पे दिखाया है ना, ये आधी अधूरी है, पर पी&एल स्टेटमेंट यहीं से शुरू होती है। कईयों को पता भी होगा और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। और शुरू कहाँ से होती है? सेल्स एंड रेवेन्यू, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कंपनी 1 लाख का माल बेच रही है, मान लो हमने ये पी&एल स्टेटमेंट पूरे साल भर की बनाई है और किसी कंपनी ने हाइपोथेटिकली ले लेते हैं 1 लाख का माल बेचा है, तो ये अगर आपसे कोई पूछे ना कितने की सेल की कंपनी ने, 1 लाख रुपए की और कितने का रेवेन्यू है, वो भी सेम ही है, सेल्स इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो अब इसके बाद क्या होता है, देखो कंपनी ने जो माल बेचा उसको बनाने में कुछ कॉस्ट तो लगी होगी ना। जब हम उस कॉस्ट को माइनस करते हैं तभी तो हमारे पास कुछ आएगा। वो क्या होता है, यही तो हमको जानना है। क्या वो एबिटा है, क्या वो एबिट है या ग्रॉस प्रॉफिट है। कंपनी ने कोई सेल की, मान लो 1 लाख रुपए की सेल की, अब इसको बनाने में कितना आया, इसी को तो कहते हैं COGS। कितना खर्चा आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स है ये सोल्ड, कि जो हमने गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट क्या थी जो हमको प्रोडक्शन में पड़ी। यहाँ पे हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आप एग्जांपल ले लीजिए। अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। कंपनी ने सेल की 1 लाख की, अभी मान लो ये जो माल बेचा उनको ना 70,000 रुपये तो बनाने की कॉस्ट ही आ गई, ये 70,000। अब आपके पास क्या आया, 30,000 रुपये बच गया। क्या है ये 30,000, क्या कहोगे आप इसको? यही है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ आती है आपके पास, यही आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद ही एबिटा और एबिट का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। तो इस COGS में भाई क्या क्या आ जाता है, अब ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके अंदर आता क्या क्या है। पर आप एक हमेशा याद रखना, 1 लाख रुपए का माल बेचा, 70,000 उसको कॉस्ट थी हमको बनाने की, तो 30,000 रुपये अभी जो बचे ना ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। ये एक्चुअल प्रॉफिट मत समझ लेना इसको, ये एक्चुअल प्रॉफिट कंपनी का नहीं है, नहीं है भाई। अभी बहुत चीज़ें आती हैं इसके आगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस और भी होंगे। ये सिर्फ एक ग्रॉस प्रॉफिट है कंपनी का, ओके। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले ये जो मैंने COGS आपको यहाँ पे बताया, इसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ना ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, इसका मतलब है जो मटेरियल कंपनी में आया। मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ रॉ मटेरियल बना रही है, कोई टेडी बियर बना रहा है, कोई मोनो कार्टन बना रहे हैं, जैसे सिरप पिया होगा, बच्चे को दिया होगा आपने, कोई मेडिसिन खाई होगी, वो किसी ना किसी डब्बे में पैक होके आते हैं। वो वाइट सा प्रिंटिंग सा देखा होगा ना, ऐसा सा दिखता है। ये ऐसा ऐसा बनेगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है। तो ऐसा बनेगा, 200 ml की कोई बॉटल होती है, कोई 100 ml की, कोई टैबलेट्स की होती है आपके पास पैकिंग, जिसके अंदर टैबलेट्स होती है। सारी मोनो कार्टन्स के हम मांग लेते हैं, एग्जाम्पल है। तो अब उसको बनाने के लिए पेपर लगता है, केमिकल लगता है। ये सारे के सारे ना डायरेक्ट मटेरियल में आते हैं, जो जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो हमारा रॉ मटेरियल है। और डायरेक्ट का मैं आपको भी मीनिंग बताता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट 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 क्यों लगा है भाई, इनडायरेक्ट क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? अभी आप इतना समझो, मटेरियल का मैं बता रहा हूँ आपको, मटेरियल लग गया, आपकी लेबर लगी। ये लेबर के बिना भी काम नहीं चल सकता ना, मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना, इस लेबर के बिना भी काम नहीं चल सकता। तो ये लेबर की कॉस्ट भी तो जुड़ेगी जो आप बना रहे हो प्रोडक्ट उसमें, ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं कुछ, मान लो कोई ट्रक से माल आया, आपका यूटिलिटी से माल आया, कैरेज पड़ा ना आपको, कैरेज फैक्ट्री में लाने के लिए जो कैरेज पड़ा, जिसको आप लोग कहते भी हो कि कैरेज इनवर्ड, है ना, कैरेज इनवर्ड। ये जो कैरेज इनवर्ड भी लिखा होता है इसको, ये वही है जो फैक्ट्री में माल लाने के लिए हमारा पैसा लगा, वो भी इंक्लूड होगा। देखो सबसे पहले तो फैक्ट्री में माल आएगा यूटिलिटी ट्रक से, उसका पैसा भाई पेट्रोल का देना पड़ेगा आपको। रॉ मटेरियल आया है उसमें, ठीक है, उसका पैसा भी देना पड़ेगा। कोई और केमिकल्स लग रहे हैं, कोई मशीनरी का पार्ट लग रहा है, इंपॉर्टेंट ही है जो, वैसे मशीनरी का पार्ट मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए, पर मेरा कहने का मतलब है जो इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए, आपके मटेरियल
के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है, आपके प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे मटेरियल में आ गए। एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिया, पेट्रोल वगैरह उसको लाने का खर्चा, और लेबर भी बता दी जो आपकी लगेगी ही, उसके बिना आपका प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। स्किल्ड लेबर होती है हर चीज़ में। और एक ये चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ये फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है, अभी मैं डायरेक्ट वाला मीनिंग बताऊँगा आपको, भूलना मत उसको। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है भाई? सिर्फ यही खर्चे होते हैं क्या फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए? नहीं ना। बिल्डिंग ली होगी आपने रेंट पे, बिल्डिंग का खर्चा रेंट का, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी तो लगती है, ये भी तो खर्चा होगा। ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हैं। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है मैं अभी वही बताऊंगा। आप पहले ये देख लो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है, ठीक है। आपकी बिल्डिंग का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया। मान लो कोई सुपरवाइज़र रखा है, कोई सुपरवाइज़र रखा है आपने लेबर को देखने के लिए। फैक्ट्री के अंदर का पार्ट है वो, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। मेरी वर्डिंग को ध्यान से सुनना, अभी फैक्ट्री के हम अंदर के खर्चों की बात कर रहे हैं सिर्फ, आगे चीज़ आएगी, इंपॉर्टेंट है ये। तो सुपरवाइज़र रखा है कोई लेबर को देखने के लिए हमने, ठीक है। कोई मान लो मशीनरी, मशीनरी मतलब रिपेयरिंग वगैरह का जो खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है ये, मशीनरी रिपेयर का, ये सारे के सारे आ जाते हैं इसमें, जितने भी हैं। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हैं आपके, इसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ये भी एक तरह के एक्सपेंस है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, ये सब के सब, ये चारों के चारों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये ही हैं आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट बढ़ा रही हैं हर एक चीज़ है। अगर आप इनको कंट्रोल में कर लेते हो तो रेवेन्यू भी अच्छा आता है, सॉरी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी अच्छा आता है, क्योंकि आप ये ट्राई करते हो हमेशा फैक्ट्री में कि रेवेन्यू बढ़े आपका। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स के जो खर्चे हैं ना, ये कम हो जाएं। आप चाहते हो सेल्स बढ़े, आप चाहते हो COGS कम हो जाए, तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हाई हो जाएगा आपका। हर कंपनी यही ट्राई करती है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। मैंने इतना आपको समझा दिया है। COGS में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें इसका पार्ट रहती हैं, समझा दिया। अब मैं आता हूँ आपका डायरेक्ट क्यों लिखा था मैंने यहाँ पे, मैं डायरेक्ट का मीनिंग बताता हूँ आपको। ये क्या है यहाँ पे भाई, कुछ भी लिख सकता था मैं, डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल। भाई ये वो चीज़ें हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको घर का। जैसे आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, आपके पास जैसे आपके मान लो मम्मी बना रहे हैं खाना, तो जो वो चीज़ बनाएंगे ना, जो तरह का वो आउटपुट जनरेट करेंगे खाने में, वो और कोई नहीं फैमिली में कर सकता। किसी के घर में पापा होंगे, किसी के घर में बच्चे भी बहुत अच्छा बनाते हैं, तो जिस चीज़ के बिना काम ही नहीं चल सकता ना, वो नेसेसरी हैं आपकी चीज़ें, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट। वहाँ पे हम डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सारे के सारे, लेबर के बिना आपका काम चल सकता है? नहीं। मटेरियल के बिना तो वही माल ही नहीं बनेगा, माल को कौन बनाएगा, लेबर, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना आपको कैरेज इनवर्ड के भी, जो आप यूटिलिटी से माल मंगा रहे हो, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट पे भी हम आएंगे अभी, तभी मैंने आपको बोला इनडायरेक्ट क्यों नहीं लिखा था, आप खुद अब आइडेंटिफाई कर सकते हो। COGS में सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं। ये प्रोडक्शन के अंदर के, प्रोडक्शन के अंदर मतलब जहाँ पे बिल्डिंग में प्रोडक्शन चला है उसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड की बात अगर हम करते हैं, तो मैंने आपको सारे के सारे खर्चे बता दिए थे फैक्ट्री ओवरहेड के, कि मतलब इसमें क्या क्या आता है। ये आ जाता है इसमें, बिल्डिंग का रेंट आ गया, मशीनरी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी, सुपरवाइज़र ये भी अंदर ही आ रहा है जो लेबर को देखने के लिए रखा होगा। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे आ गए आपके सारे के सारे। ये सारे के सारे क्या है ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये आपके सारे, विद इन दी प्रोडक्शन यूनिट। वो क्या थे, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। ये जो मैंने ऊपर आपको बताए थे ना, ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये जो बताए थे ना, ये थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस विद इन दी प्रोडक्शन यूनिट। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखा विद इन दी प्रोडक्शन यूनिट, क्योंकि कुछ खर्चे ना आउटसाइड दी प्रोडक्शन यूनिट भी होते हैं, उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटसाइड दी प्रोडक्शन यूनिट, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं।
तो आपको मैंने ये बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क। प्रोडक्शन यूनिट में दोनों खर्चे होते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अब इनको ना हमने इनडायरेक्ट में क्यों लिखा है, ये वाले डायरेक्ट क्यों नहीं लिख लिया भाई, ये भी तो, इनके बिना भी तो काम नहीं चल सकता। इनको ना हम मानते हैं ये सपोर्टिंग करेक्टर होते हैं किसी भी चीज़ के। जैसे रेंट के बिना काम नहीं चल सकता आपका, ठीक है, आपका मशीनरी रिपेयर के बिना काम नहीं चल सकता, आपका इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम नहीं चल सकता, सुपरवाइज़र के बिना चल सकता है पर जिस कंपनी ने रखा हो वो उस पर डिपेंड है। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे इनडायरेक्ट खर्चे विद इन द प्रोडक्शन यूनिट, जो कि सपोर्टिंग रोल निभाते हैं। अब जैसे ये ऊपर डायरेक्ट मैंने खर्चे बताए थे आपके, इनके बिना तो भाई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, ये जितने भी थे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इनको डायरेक्ट कहते हैं। ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है आपके, इनके बिना काम नहीं चल सकता आपका। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पे हम पहुंच गए, हमारा 30,000 आ गया था वो ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपका क्या खर्चा है आगे, अब आप आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, ये जो है ना, मान लो कोई प्रोडक्शन यूनिट थी, अब उसको हैंडल हम कहाँ से कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कहाँ से संभाल रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटर वाली बिल्डिंग है ये, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ से संभालती है। हैंडलिंग जिस बिल्डिंग से होती है ये वहाँ है। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया, जैसे जैसे आपको दिखाया ऑफिस सैलरी, ठीक, यहाँ पे ऑफिस सैलरी दिखाई है मैंने। ये मार्केटिंग सेलिंग हो गई आपकी, एडमिन एक्सपेंसेस। अब ऑफिस सैलरी, जो बंदे मार्केटिंग टीम के हैं, ठीक, या कोई भी आपके जो प्लानर है, जो भी टीम है आपकी, वो अलग बिल्डिंग में बैठेगी, प्रोडक्शन यूनिट में थोड़ा ना बैठेगी। ऑफिस वर्क हो रहा है ना, यहाँ से ऑफिस वर्क हो रहा है सारा का सारा। तो ये आते हैं सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इनको हम पता क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हैं आउटसाइड द प्रोडक्शन यूनिट, वो विद इन द थे, आउटसाइड द प्रोडक्शन यूनिट वाले एक्सपेंसेस हैं ये ऐसे ही हम अकाउंटिंग में इसकी क्लासिफिकेशन देते हैं, यही है प्रैक्टिकलिटी, और ये प्रैग्मेटिक अप्रोच यही है आपकी, ठीक। तो इसमें ऑफिस की सैलरी आ गई, मार्केटिंग के लिए जो भी आपकी कॉस्ट लगी, आपके प्रोडक्ट को मार्केटिंग की ज़रूरत तो होगी ना अगर सेल करना है, तो ये वो सारे खर्चे यहीं पे आते हैं। और एडमिन एक्सपेंसेस जितने भी हैं आपके, मान लो आपने वहाँ पे भी लैपटॉप कंप्यूटर रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी कॉस्ट है, ये सब कुछ यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आएंगे, और हम इनको कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटसाइड द प्रोडक्शन यूनिट। जब ये एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे ना, जब ये एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे, तब हमारे पास आएगा ये एबिडा। पहले क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये प्रोडक्शन यूनिट तक ही रिलेटेड है, इसको ऐसे याद रखना, प्रोडक्शन यूनिट पे ही हम फोकस्ड हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस हमारे प्रोडक्शन यूनिट में हो गए, जब हमने उनको माइनस किया, जो कि थे COGS, ठीक, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स, जितने की भी प्रोडक्शन बनी हमारी, मतलब कॉस्ट आई उन गुड्स को प्रोड्यूस करने की, उन गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो भी कॉस्ट आई वो विद इन द फैक्ट्री ही होगी, और जब हम उनको माइनस करेंगे वो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा आपको यहाँ से। अभी हमने बाहर के तो खर्चे देखे ही नहीं, जो हमारी अलग बिल्डिंग थी जहाँ से ऑफिस वर्क हो रहा था, वो आते हैं सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, वो आते हैं सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। और जब आप इनको माइनस करोगे, तब आपके पास ये एबिडा आएगा, यहाँ पे एबिडा, ये है इसकी कहानी। एक बार मैं आपको माइनस कर यहाँ से हटा देता हूँ और फिर से समझा देता हूँ थोड़ा सा। अब मान लो यहाँ 30,000 तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया था ना, 30,000। अब क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान लो हमारे सारे के सारे 20,000 है, हाइपोथेटिकली है, मान लेते हैं। अब आपके पास एबिडा आएगा 10,000, क्योंकि COGS में से यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए हैं। अब आपके पास आ गया 10,000 रुपीज़ एबिडा। अब एबिडा भाई, इसको ऐसे समझाओगे क्या, ये माइनस करके आता है फिर आता है, नहीं, ये आपकी जो है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं इसको हम, और इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही क्यों कहते हैं, सारे ऑपरेशंस जो हमने करे हमारी कंपनी में, जो हमने ऑपरेशंस का पार्ट संभाला, और जितने भी उसमें एक्सपेंसेस थे, कॉस्ट आ रही थी गुड्स को प्रोड्यूस करने की, और हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इसमें हमने माइनस कर दिए, सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस थे, मतलब लगने ही थे पैसे, हमने कर दिए। जो हमारे पास बचा ये 10,000,
यही है बिज़नेस की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये। एक तरह से आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही मैंने क्यों कहा इसको। ये हमारे पास यही बचता है, ये ऑपरेशंस का बताता है। अभी भी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है अगर आप समझोगे ना कंपनी का, नहीं, ये एक तरह का बस प्रॉफिट है ऑपरेशन से जो जनरेट होगा। ये कंपनी का पूरा बताता है कि पावर कितनी है उसकी जनरेट करने की। भाई इसको हम ना एबिडा से या सेल्स से डिवाइड भी करते हैं तो हमको पता लग जाता है कि क्या पावर है बिज़नेस की कमाने की। ये है आपकी अभी रियल अर्निंग जो आपको दिख रहा है, बिज़नेस की स्ट्रेंथ जो बताता है इस बिज़नेस में पावर कितनी है। कोई भी बिज़नेस हो सकता है, कितने भी टाइम अलग अलग बिजनेसेस खोलते हैं ना सबके सब। कोई कुछ शू पॉलिश की मैन्युफैक्चरिंग खोल रहा है, कुछ टेडी बियर्स की मैन्युफैक्चरिंग का खोल रहा है। तो यहाँ से पता लगता है कि भाई एबिडा पूछते हैं, शार्क टैंक में भी आपने देखा होगा, तो वो इसलिए पूछते हैं यहाँ से कि भाई बिज़नेस कितना कमा रहा है सारे एक्सपेंसेस हटा के, वो यही जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद आते हैं एबिट पे। तो एबिट में ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये देखो एबिडा का मतलब ही क्या होता है, ये फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको इसकी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एबिडा तो मैंने आपको बता दिया कि बिज़नेस की स्ट्रेंथ बताता है, भाई उसमें कमाने की कुछ पावर है भी कि नहीं सारे एक्सपेंसेस हटा के, तो वही एबिडा। ग्रॉस प्रॉफिट ये चीज़ नहीं बताता क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी एक्सक्लूड नहीं किए होते हमने। तो जब इसमें से ये अर्निंग बिफोर, ये ना पीएनएल का ही पार्ट है, आगे इंटरेस्ट वगैरह आता है, टैक्स भी लगता है, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन पे तो हम पहुंचेंगे। इन सब से पहले जो हमारी अर्निंग है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट से भी पहले, अभी इंटरेस्ट हमने घटाया नहीं, टैक्स भी नहीं घटाया, डेप्रिसिएशन भी नहीं घटाया, अमोर्टाइजेशन का मतलब कुछ घटाया है ही नहीं हमने, तो इसलिए ये अर्निंग बिफोर इन सबसे पहले की जो अर्निंग है ना, एबिडा बोलते हैं उसको। ये फुल फॉर्म में ही इसका आंसर था। अब हम एबिट पे चलते हैं। यहाँ पे एबिट क्या कह रहा है, अब ये एबिट, अब इसमें से क्या करते हैं ना, ये वाला पार्ट है ना, ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का, ये जो माइनस करते हैं, क्या होता है जब हमारी मशीन्स कंपनी में चलती हैं तो वियर एंड टीयर होता है, वो भी ख़राब होती हैं धीरे 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 धीरे। जैसे इंसान की बॉडी ख़त्म होने लगती है वैसे मशीन्स भी ख़त्म होने लगती है। तो हर साल हम ना कुछ मान लेते हैं कि यार मशीन मान लो हमारी 1 लाख रुपए की थी, 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगी होगी। इस साल हमने माइनस कर दी, फिर अगले साल भी हम माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन लगाने के भी दो मेथड होते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाते हैं क्योंकि हम डिफरेंस ही देख रहे हैं। तो अब मान लो डेप्रिसिएशन लग गई, ठीक है, इस मशीन्स पे डेप्रिसिएशन ही लगती है, तो आपकी लग गई, ये हमने हटा दी। अमोर्टाइजेशन का कोई रूल नहीं था, इसको आप अभी भूल जाओ। तो ये हटा दी, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हटा के जो आपके पास आता है वो है आपकी एबिट। और एबिट को बोलते क्या हैं, जैसे हम एबिडा को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आपकी होती है ऑपरेटिंग अर्निंग्स। ये ऑपरेटिंग अर्निंग के नाम से भी जानी जाती है। अब हम वियर एंड टीयर हो गया, मशीन का भी हमने जो हमारा हुआ है ना उसमें कॉस्ट लगी है हमारी एक तरह से, तो वो भी हटा दी। तो एक्चुअली में जो हमारे पास बचा ना, ये अब हमारे पास 10,000 रुपये थे, मान लो 2,000 रुपये उसमें हमारी वियर एंड टीयर की कॉस्ट आ गई मशीन की, तो हमारे पास 8,000 रुपये रह गए बस, 8,000। ये भी आगे जाएंगे अभी। तो इस वीडियो में हमको एबिट तक ही समझना था, तो यही है एबिट, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब लगेगा आगे इंटरेस्ट का पार्ट है, आगे इंटरेस्ट लगेगा। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया होगा, टैक्स देगी गवर्नमेंट को, सब कुछ हटा देगी ना जब ये आएगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, वो कंपनी का रियल प्रॉफिट होता है। उसका भी आगे मैंने कवर किया है पार्ट्स में कि पी ए पैट का भी क्या होता है। तो ये वीडियो में यहाँ तक ही था, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एबिटा का याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो, ठीक है, ऑपरेशन से कमाया हुआ प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करके, और एबिट होता है ऑपरेटिंग अर्निंग और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन हटा के। एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है राइट हैंड साइड में, क्विक रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए सब कुछ। तो देखते हैं एग्जांपल ये वाला। अब इसमें हमने माना है सेल्स कंपनी ने की है 2 लाख रुपए, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या है आपके पास, कंपनी ने डायरेक्ट मटेरियल मंगा लिया 80,000 का, कंपनी के अंदर जो मटेरियल नेसेसरी था उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो है हमारा डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल तो है ही, वो है डायरेक्ट, इसके बिना काम नहीं चल सकता, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। लेबर लग गई आपकी, डायरेक्ट लेबर, काम ही नहीं बनेगा बिना लेबर के।
ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए आपके, कैरेज इनवर्ड पड़ा, इसको कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं, कैरेज आउटवर्ड भी होता है, बाहर ले जाने का कॉस्ट, ठीक है, बाहर ले जाने का, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा सारा का सारा, वो इसमें नहीं आएगा। ये है ना मार्केटिंग और सेलिंग का, वो उसमें डालते हैं, कैरेज आउटवर्ड मार्केटिंग सेलिंग का पार्ट है। बहुत घोच पोच हो गया पूरी स्क्रीन पे, समझने की कोशिश करना। तो फैक्ट्री ओवरहेड का मैंने आपको बता दिया, 4 चीज़ें थी इसमें, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये थी बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, सुपरवाइज़र जो कि सपोर्टिंग रोल निभाते हैं, इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं विद इन द फैक्ट्री। ये सारा जब हमने लगा दिया इसमें, ये सारे जब हमारे ये ना प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट हमारी लग गई, ये वो है, ठीक है, प्रोड्यूस करने में उस प्रोडक्ट को, ये सारी कॉस्ट, तो ये 1,70,000 बनी, ये ही COGS है आपका। जब इसको हटा दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास। इसको एक्चुअल प्रॉफिट मत मानना आप, अभी ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे जो कि ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे सारे के सारे। और जब हमने ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, जिसमें सैलरी थी, मार्केटिंग सेल्स थी, एडमिन एक्सपेंसेस थे, और तो ये हमारे पास आ गया 20,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो आपके पास आया 20,000। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए 20,000। फिर आपके पास यहाँ पे आ रहा है एबिटा, 30,000 में से ये 20,000 माइनस हुआ, ये 10,000 5,000, ये 20,000 माइनस हुआ, ये आपका आ गया एबिटा। अब इसमें से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का जो भी पार्ट होगा रिमूव करेंगे, एबिटा चाहिए आपके पास। ये P&L स्टेटमेंट ऐसे चलती है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये तीनों में डिफरेंस जो हमने अभी फोकस किया है, ठीक है। अगर कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।